समझता हूँ कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया है। देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने एक कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया। एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। आज मेरे साथ वो नहीं है। इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। उस गंभीर बीमारी को भी उन्होंने कह दिया कि तू अपना काम कर, लेकिन मुझे बीमारी रोक नहीं सकती। मैं अपना काम करूंगा, जनता की सेवा का, देश की सेवा का। मनोहर पर्रिकर की शख्सियत जितनी सरल थी, राजनीतिक समझ उनकी उतनी ही तीक्ष्ण थी। वो एक ऐसे कुशल रणनीतिकार थे जो दूसरों की चाल को पहले से ही भांप जाते थे। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले इंसान थे। गोवा की राजनीति में मनोहर पर्रिकर बीजेपी के लिए कभी न पूरी होने वाली कमी छोड़ गए हैं। मनोहर पर्रिकर गोवा की राजनीति में क्रांति के जनक थे। मनोहर पर्रिकर चाहे सरकार में रहें या सत्ता से बाहर, गोवा की राजनीति हमेशा उनके आसपास ही घूमती रही। कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। श्री मनोहर पर्रिकर जी सदैव याद किए जाएंगे। गोवा में बीजेपी का मतलब मनोहर पर्रिकर थे। गोवा की राजनीति में जैसे जैसे मनोहर पर्रिकर का कद बढ़ा, बीजेपी का दायरा भी बढ़ता गया। बीजेपी ने 1989 में गोवा में सिर्फ 4000 सदस्यों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन जब पर्रिकर पूरी तरह राजनीति में रच बस गए तो एक ऐसे राज्य में बीजेपी के 4,20,000 सदस्य बन गए, जहां की कुल आबादी ही करीब 15 लाख है। एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताना और असाधारण कार्य करना, ये उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। गोवा के लोग तो हर जन उनको अपना ही मानता था, इतने अधिक पॉपुलर थे। जाति धर्म से ऊपर हटकर उन्होंने वहां पर राजनीति जमाई थी। पर्रिकर की राजनीतिक शुरुआत मजबूत तो नहीं रही, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक कद मजबूत होता गया। 1991 में बीजेपी ने उनसे उत्तरी गोवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा। उस समय बीजेपी की राज्य की राजनीति में मौजूदगी ना के बराबर थी, लेकिन लोकसभा के पहले चुनाव में उनको करीब 25,000 वोट मिले। 3 साल के अंदर ही पर्रिकर मंझे हुए राजनीतिज्ञ बन गए और बाद में पणजी विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए। मापुसा के रहने वाले पर्रिकर ने 1994 में कांग्रेस की सीट पर अपना परचम लहरा दिया। तब से पणजी की सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही। साल 1994 बीजेपी और पर्रिकर के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक था। उसी साल बीजेपी का 4 विधायकों के साथ गोवा विधानसभा में प्रवेश हुआ। ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। गोवा की राजनीति में पर्रिकर अब पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोहर पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। 24 अक्टूबर 2000 से 27 फरवरी 2002 तक पहली बार सीएम रहे। 3 जून 2002 से 2 फरवरी 2005 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री। 9 मार्च 2012 से 8 नवंबर 2014 तक तीसरी बार सीएम रहे। 14 मार्च 2017 से 17 मार्च 2019 तक चौथी बार मुख्यमंत्री। 2014 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने।
3 बार गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, 6 बार गोवा विधानसभा के लिए चुने गए। हर बढ़ते दिन के साथ पर्रिकर की कामयाबी बढ़ती गई, उनका कद बढ़ता गया। लेकिन गोवा से लेकर दिल्ली तक और फिर वापस गोवा जाने तक अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थी पर्रिकर की सरलता, सहजता और सौम्यता। और शायद यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनकी कमी हर किसी को महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनोहर पर्रिकर 2015 में जी न्यूज के कॉन्क्लेव में आए थे। तब उन्होंने रफाल समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी थी। दिखाते हैं मनोहर पर्रिकर रफाल डील पर उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। पर्रिकर साहब, आपकी जो छवि थी वो ये थी कि आप स्कूटर चलाते हैं, हाफ स्लीव्स तो अभी भी आपने आज पहनी हुई है। मुझे लग रहा है आज भी कहीं आप स्कूटर पर ही ना आए हों। स्कूटर से परफॉर्मेंस कैसा? नहीं, स्कूटर से और हवाई जहाज अभी आपने राफेल खरीदा है। हालांकि आपकी एंट्री काफी देर से हुई थी, लेकिन अभी तक, क्योंकि मोदी सरकार का 1 साल हो रहा है, आप क्या समझते हैं आपके टेन्योर में व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट क्या रहा, गेम चेंजिंग डिसीजन आपका अभी तक क्या रहा, और आपको जो कुछ विरासत में मिला उसको आप कहां तक अंडू कर पाए? विरासत में एसेट मिलता है, लायबिलिटी भी मिलती है। मुझे काफी लायबिलिटी पिछले सरकार से मिली, क्योंकि जो प्रोसीजर ये लोगों ने सेट किया था हर एक जगह, आई टेल यू वेरी छोटी बात बताता हूं जी। नालंदा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बननी थी और कोरवा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बननी थी। नालंदा ने, हम लोगों ने एक कंपनी के साथ डील किया जी, टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए 2006 में। उनको पैसे दिए और पैसा देने के बाद कुछ तो निकल आया, उन्होंने किसको दूसरे डील में पैसा दिया था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया और दूसरे दिन से उससे कंसल्टेंसी या टेक्निकल जो ट्रांसफर था टीओटी वो लेना बंद कर दिया। वी हैव पेड दैट कंपनी 100%, बट बिकॉज इट वॉज ब्लैकलिस्टेड हम लोगों ने उससे इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी लेना ही बंद कर दिया। वो अभी तक नालंदा फैक्ट्री बनी नहीं है, वो अटक गई उसमें। मतलब पैसा भी गया और अकल भी गई। ऐसे टाइप के डिसीजन डिफेंस में काफ़ी है। हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे थे। इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट अ न्यू डील ट्रांसपेरेंटली। बहुत कठिन होता है जब पुराने इसमें काफ़ी गफले। और पीयूष जी को भी आप पूछ सकते हैं कोल माइन में उनको क्या करना पड़ा। दिल्ली और मुंबई से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं मनीष का। मनीष, गोवा की राजनीति तो उनके इर्द गिर्द घूमती ही थी, लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली में जो उनका कार्यकाल है उसकी भी कामयाबियां कुछ कम नहीं रही हैं। चाहे सेना के आधुनिकीकरण की बात हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, या फिर उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, ये सभी कामयाबियां उनके खाते में एक रक्षा मंत्री के तौर पर जुड़ी। जी बिल्कुल, देखिए जब तक वो रक्षा मंत्री रहे उनका गोवा से प्यार खत्म नहीं हुआ था। 5 दिन वो दिल्ली में रहते थे और 2 दिन वो गोवा में जाते थे। सैटरडे संडे वो अक्सर गोवा में रहते थे और यहाँ जब भी रहते थे वो हमेशा बात कहते थे कि वो फिश करी जो है काफी मिस करते हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि वो बिग फिश हैं स्मॉल पॉन्ड में जब वो गोवा के सीएम बनाए गए, क्योंकि उनका कद काफी बड़ा था। वो एक बड़े नेशनल लीडर थे, एक आइकॉन थे, लेकिन उनको गोवा जाना पड़ा था क्योंकि उनको लगता था कि गोवा में भी उनकी जिम्मेदारी है और उनका मन भी काफी करता था। यहाँ विशाल मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए हमारे सामने जो नॉर्थ ब्लॉक का हिस्सा है वहां पर जो नेशनल फ्लैग है वो हाफ मास्ट है, यानी जो तिरंगा है झुका हुआ है। और ये पर्रिकर की शोक में एक तरीके से राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है इस वक्त देश में। तो ये इस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो दिखाता है कि किस तरीके से जो देश के इतने बड़े लीडर थे पर्रिकर, उनको कैसे देश याद कर रहा है। देखिए रक्षा मंत्रालय में जब वो आए 6 महीने बाद वो रक्षा मंत्रालय में आए थे। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और गोवा में जब उन्होंने अपनी डिग्री की थी तो उसके बाद उन्होंने कंपनी लगाई थी जिस कंपनी का काम था कि टैंक के लिए ब्रिज का जो काम होता है उसके मटेरियल्स को बनाना। लेकिन ये जो काम था वो ज्यादा लंबा चला नहीं था
और जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने तो वो अपने साथ जो है टेक्नोक्रेट्स को लेकर के आए थे, क्योंकि वो खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनको काफी नॉलेज था और उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने कई जर्नलिस्टों से मुलाकात की, कई जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे मिले और कई वो ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो लीग से हटके काम करते थे। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री में आप जानते हैं विशाल कि जब एक एंटनी थे या उससे पहले जो रक्षा मंत्री रहे वो हमेशा बड़े डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि बोफोर्स को आप देखिए, उनको लगता था कि जब भी वो कोई परचेजिंग होगी उस पर करप्शन के दाग लगेंगे और ये दाग सीधा रक्षा मंत्री के ऊपर पड़ेगा और इसीलिए कोई हाथ नहीं डालता था। लेकिन पर्रिकर इस मिथ को तोड़ना चाहते थे और उन्होंने सबसे पहले यही आके समझा था कि आप ये बताइए कि कितनी जल्दी डिसीजन हो सकता है, वो ये नहीं चाहते थे। और जो सबसे उनकी बड़ी बात थी कि वो फाइल पर जो नोटिंग होती थी उसके बड़े खिलाफ थे, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी में देखिए। ठीक है मनीष, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को दे देते हैं। मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए गोवा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा जाएंगे मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज 9:30 बजे से बीजेपी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। सीधा रुख कर लेते हैं, रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए। रविंद्र, पूरी खबर बताएं, कब जा रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री की जो संभावना बताई जा रही है 11 बजे के आसपास दिल्ली से निकलेंगे तो जाहिर तौर पर 2-2:30 बजे करीब पहुंचेंगे गोवा और मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देंगे। मैं एक जरूर बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे और गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जिसमें काफी उहापोह की स्थिति थी कि पीएम पद के उम्मीदवार बनाया जाए या न बनाया जाए। अधिकतर संसदीय बोर्ड के सदस्य चाहते थे, पार्टी अध्यक्ष उस समय के राजनाथ सिंह भी चाहते थे गोवा में। उस समय हम लोग सब वहां पर मौजूद थे और इसका स्टार्टअप किया अगर कोई तो उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हो सकता। बाद में उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, फिर दिल्ली में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार भी बनाया गया। इस तरह के रिलेशन थे मनोहर पर्रिकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। एक बात और, जब वो सीएम थे गोवा के, यहाँ पर रक्षा मंत्री उस समय बनाने की बात हो रही थी, लेकिन वो बहुत रिलेक्टेंट थे कि गोवा हम छोड़कर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी अड़े हुए थे कि नहीं, आपको यहाँ पर आना ही होगा। और सबसे पहले उस समय भी जी न्यूज पर ही एक खबर ब्रेक हुई थी कि प्रधानमंत्री की इच्छा को मानते हुए मनोहर पर्रिकर। रविंद्र, एक और बात यहाँ पर समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो आपने बता दिया, लेकिन केंद्र सरकार का भी हिस्सा रहे मनोहर पर्रिकर। ऐसे में सरकार में शामिल कौन कौन से मंत्री, दिल्ली में बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता हैं जो गोवा जाने वाले हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही कैबिनेट की एक बैठक होती, जो परंपरा है, क्योंकि रक्षा मंत्री रहे हैं, काफी करीबी रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, तो रहे हैं वो। कैबिनेट की बैठक होगी, एक औपचारिकता होती है कैबिनेट की, उसमें ही तय किया जाएगा कि सरकार की तरफ से कौन कौन नुमाइंदगी करेंगे। वहां पर माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तो भी जाएंगी, लेकिन सरकार की नुमाइंदगी कैबिनेट की बैठक में ही तय किया जाएगा कि किन्हें वहां पर भेजा जाए सरकार की तरफ से। वैसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है रविंद्र, तो 11 बजे का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे यहाँ से और उसके बाद दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे और अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मनोहर पर्रिकर के लिए। हमारे साथ राकेश त्रिवेदी भी लगातार बने हुए हैं। राकेश, कोई नई जानकारी वहां से? प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और वहां पर अब चूंकि आप बता रहे थे कि 9 बजे उन्हें उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी दफ्तर पहुंचाया जाएगा और आम लोग भी वहां पर फिर दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मनोहर पर्रिकर जी को अंतिम बार अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और यहाँ पर तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये इंडियन आर्मी का वो ओपन ट्रक जिसे फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर पीले, सफेद और केसरी रंग के फूलों से ये सजा हुआ ट्रक, इसी पर जो है मनोहर पर्रिकर जी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान से बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। इंडियन आर्मी पूरे सम्मान के साथ, एक कॉन्वॉय के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, ट्रिब्यूट करते हुए जो है इस वाहन पर जो है उन्हें ले जाएगी, जब रास्ते पर हर कोई जो है नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा होगा। फिलहाल ये जो ट्रक है ये उनके निवास स्थान के बाहर जा रहा है और तकरीबन 9 बजे जो है इसकी यात्रा उनके इस निवास स्थान से बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए शुरू होगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर इस ट्रक में भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि मनोहर पर्रिकर जो है पूर्व रक्षा मंत्री हैं। कई बार जो है उनका एक खास जुड़ाव जो है वो सेना के साथ, नौसेना के साथ, एयरफोर्स के साथ, तमाम जो तीनों फोर्सेस उनके साथ रहा है और यही वजह है कि आज आर्म्ड फोर्सेस भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। दूसरे ट्रक में हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पहले ट्रक में आगे जो है पार्थिव शरीर के साथ उनके परिवार के लोग, उनके दोनों बेटे जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद में
पीछे के ट्रक में जो दूसरे अहम जो लोग हैं, खासतौर से जो उनके रिश्तेदार या फिर जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर के बीजेपी के हेडक्वार्टर 9:30 बजे ले जाया जाएगा, जहाँ पर 1 घंटे के लिए वहाँ पे उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तकरीबन 11 बजे जो है कला अकेडमी पंजिम यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लेके जाने के बाद 11 बजे से 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए आम जनता के लिए वहाँ पे रखा जाएगा। यही वो मौका होगा जब गोवा की जनता अपने प्यारे, अपने लाडले नेता को आखिरी बार देखेगी और ऐसे तस्वीरों के साथ देखेगी जिसमें वो उन्हें शायद कभी नहीं देखना चाहती थी। नम आंखों के साथ, भारी दिल के साथ उन्हें अलविदा कहेगी, अपना जो है सलाम करेगी और उसके बाद में जो है 4 बजे के बाद उनकी एक भव्य अंतिम यात्रा जो है वो पंजिम से मीरामार के लिए रवाना होगी और मीरामार में उन्हें पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भी रवाना हो जाएंगे गोवा के लिए और कई बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। अंतिम दर्शनों के लिए 9:30 बजे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मनोहर पर्रिकर सभी के प्रिय नेता, उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग। तो लगातार हमारे सभी सहयोगी भी बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम लौटेंगे फौरन।